तो अगर उत्तर प्रदेश में होम गार्ड बनने का इरादा है तो ये जानना सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इसकी पूरी प्रक्रिया है क्या। तो चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि एप्लीकेशन से लेकर फाइनल अपॉइंटमेंट तक का पूरा सफ़र कैसा रहने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर यूपी होम गार्ड बना कैसे जाए। इसी सवाल का जवाब हम इस पूरी बातचीत में स्टेप बाय स्टेप ढूंढेंगे ताकि हर एक चीज बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। देखिए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जो बुनियाद है वो एक ऑफिशियल सरकारी आदेश है और ये बात जाननी ज़रूरी है कि हम जो भी जानकारी यहाँ दे रहे हैं वो सीधे उसी दस्तावेज से ली गई है ताकि हर बात एकदम सटीक और भरोसेमंद हो। जी हाँ, ये वही सरकारी आदेश है जिसकी हम बात कर रहे थे और इसी पर ये पूरी भर्ती टिकी हुई है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज कौन करता है? ये जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की और उनका मेन मकसद यही होता है कि पूरी भर्ती में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो ठीक है, किसी भी कैंडिडेट के लिए जो सबसे पहला और ज़रूरी कदम होता है वो है ये जानना कि क्या वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो चलिए अब ज़रा इन्हीं शर्तों पर एक नज़र डालते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया पूरा करना होगा। तो सबसे पहली और बेसिक शर्त है एजुकेशन की। अप्लाई करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं पास होना जरूरी है, बस इतना ही। अच्छा, एजुकेशन के बाद अब बात करते हैं उम्र की, यानी एज लिमिट की। तो देखिए, कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। हाँ, एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, वो ये कि उम्र की जो गिनती होगी वो रिक्रूटमेंट वाले साल की 1 जुलाई के हिसाब से की जाएगी। चलिए अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी शारीरिक मापदंडों पर। अगर हम पुरुष उम्मीदवारों की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए इसमें थोड़ी छूट है और ये 160 सेंटीमीटर रखी गई है। इसी तरह महिला उम्मीदवारों के लिए भी हाइट के स्टैंडर्ड्स अलग-अलग हैं, जो स्क्रीन पर साफ-साफ दिख रहे हैं। और हाँ, पुरुषों के लिए चेस्ट मेजरमेंट का भी एक क्राइटेरिया है। अब एक मजेदार सवाल, क्या कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस भी हैं जिनसे कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा फायदा मिल सकता है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। इनको कहते हैं अधिमानी अर्हता और ये किसी भी कैंडिडेट का स्कोर ऊपर ले जा सकती हैं। तो ये बोनस पॉइंट्स का सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, एनसीसी बी सर्टिफिकेट के मिलते हैं 3 पॉइंट्स, सी सर्टिफिकेट के 2 पॉइंट्स और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का 1-1 पॉइंट। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। ध्यान ये रखना है कि कैंडिडेट को इनमें से सिर्फ एक का ही फायदा मिलेगा और वो भी उसका जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स हों। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी समझ ली, बोनस पॉइंट्स भी जान लिए। अब जरा अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सफर आगे कैसे बढ़ता है। कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के लिए कई स्टेज से होके गुजरना पड़ता है। तो ये है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस का एक रोड मैप, एक तरह से खाका। सबसे पहला पड़ाव है लिखित परीक्षा, इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट यानी नापतौल। फिर आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बारी, जिसमें दौड़ होती है और इन सब के बाद आखिर में बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। चलिए, तो अब सिलेक्शन प्रोसेस के हर एक स्टेज को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे पहले स्टेप से, यानी कि रिटन एग्जाम से। तो रिटन एग्जाम की बात करें तो ये 100 नंबर का पेपर होगा। टाइम मिलेगा पूरा 2 घंटा यानी 120 मिनट। सवाल सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस वाले। और हाँ, इसका सिलेबस क्या होगा ये भर्ती बोर्ड ही तय करेगा। तो दिमागी परीक्षा के बाद अब बारी आती है फिजिकल चैलेंज की, मतलब शारीरिक क्षमता की। इसमें फिजिकल मेजरमेंट तो है ही, साथ में एक दौड़ भी है और ये दौड़ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जो पुरुष उम्मीदवार हैं उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी और इस 4.8 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम मिलेगा वो है 28 मिनट। ये बात साफ है कि जो भी कैंडिडेट इस टाइम में दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा वो सीधे सीधे प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं महिला उम्मीदवारों की। उनके लिए दौड़ की दूरी है 2.4 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को ये 2.4 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट के अंदर अंदर पूरी करनी होगी। ये भी एक क्वालिफाइंग टेस्ट ही है, मतलब इसे पास करना ही करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है,
रिटन एग्जाम हो गया, फिजिकल टेस्ट भी हो गया। अब सबसे आखिर में देखते हैं कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट बनती कैसे है। यही वो स्टेज है जहां सारे मार्क्स और क्वालिफिकेशंस को एक साथ लाया जाता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट का जो फॉर्मूला है वो एकदम सीधा और सरल है। कैंडिडेट ने रिटन एग्जाम में जितने मार्क्स हासिल किए उसमें उसके बोनस पॉइंट्स अगर कोई हैं तो जोड़ दिए जाते हैं। बस इसी से फाइनल स्कोर बनता है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है। मान लीजिए अगर 2 कैंडिडेट्स के नंबर बिल्कुल बराबर आ गए, तब क्या होगा? तो घबराने की बात नहीं है, इसके लिए भी बाकायदा नियम बनाए गए हैं। तो अगर टाई हो जाता है तो सबसे पहली प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाती है जिसके पास वो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यानी बोनस पॉइंट्स हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए टाई अब भी नहीं टूटा, तो फिर जो कैंडिडेट उम्र में बड़ा होगा उसे तरजीह दी जाएगी। और अगर यहाँ भी बात नहीं बनी तो फिर आखिर में कैंडिडेट के नाम के पहले अक्षर के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से फैसला होता है। एक बात और, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने का मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस खत्म हो गई। नहीं, अभी नहीं। इसके बाद 2 और ज़रूरी स्टेप्स हैं। पहला, एक कंपल्सरी मेडिकल एग्जामिनेशन और दूसरा पुलिस द्वारा कैरेक्टर वेरिफिकेशन। जब कोई कैंडिडेट इन दोनों स्टेज को भी पार कर लेता है तब जाकर उसका फाइनल एनरोलमेंट होता है। तो अब ये पूरी प्रक्रिया एकदम शीशे की तरह साफ है। अप्लाई कैसे करना है, पढ़ना क्या है, दौड़ना कितना है, हर चीज़ अब पता है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि प्रोसेस क्या है। असली सवाल तो ये है कि जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो खुद कितने तैयार हैं।